Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे और चर्चा में ले रहे थे रिगार्डिंग बुद्धिज़्म, है ना। तो मोस्ट वेलकम है आपको मेरी तरफ से। एक स्वाभाविक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए मैं नया हूँ, अनअकैडमी का टॉप एजुकेटर हूँ और हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर मैं फोटे के रूप में पढ़ाता हूँ। तो जीएस और ऑप्शनल दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी अगर आपको करनी है तो आप हमारे साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ एनसीईआरटी की सीरीज़ हमने बीच में स्टॉप की थी, एक्चुअली 2 दिन थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, है ना। तो अभी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा। सो स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द सीजनल फ्लू आई वुड से, बट या देर आए दुरुस्त आए। तो अब हम लोग बुद्धिज़्म के ऊपर डिस्कस करते हैं। हमने पिछले क्लास के अंदर एनसीईआरटी की सीरीज़ के अंदर बुद्धिज़्म के ऊपर चर्चा की थी और बेसिकली बुद्धिज़्म को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, स्तूप आर्किटेक्चर के ऊपर चले गए थे सर, है ना। तो आप याद करोगे बुद्धिज़्म के अंतर्गत हमने आपको रिवीजन करवा देते हैं 2 मिनट के अंदर, क्योंकि रिवीजन से क्या होगा कि आगे का हमारी मेथडोलॉजी पता चल जाएगी कि हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, राइट, है ना। तो आप याद करिए कि मैंने आपको बुद्ध की बर्थ स्टोरी के बारे में पिछले क्लासेस के अंतर्गत बताया था सर, है ना। एंड आई हैड डिस्कस कि कैसे 568 बीसी में उनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? लुम्बिनी नाम की जगह के अंदर उनका जन्म होगा। सो बेसिकली ही गॉट बर्थ एट अ प्लेस कॉल्ड एज लुम्बिनी विच इज इन नेपाल एज ऑफ नाउ सर, है ना। और उसके बाद 29 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 29 ईयर्स वो संसार छोड़ देते हैं बुद्ध। ये घटना जो थी बुद्धिज्म के अंतर्गत, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? महाभिनिष्कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्कर्म के रूप में पहचानते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन टू लाइफ ऑफ बुद्धा। उसके बाद हमने देखा कि 35 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 35 ईयर्स व्हाट विल हैपन? ही विल अचीव एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट को ही हम लोग निर्वाण कहेंगे, एट द एज ऑफ निर्वाण के रूप में पहचानेंगे। और फिर उसके बाद करीबन 483 बीसी के अंतर्गत हमको क्या पता चल रहा है? उनका मृत्यु होता है सर, ठीक है ना। तो 483 में उनका डेथ हुआ। ये डेथ को ही हम लोग महापरिनिर्वाण के रूप में भी पहचानते हैं सर, है ना। तो डेथ को परिनिर्वाण कहते हैं, याद रखेगा। इट इज नोन एज परिनिर्वाण एंड इट इज ऑल्सो नोन एज महापरिनिर्वाण। इसको महापरिनिर्वाण के रूप में भी पहचाना गया। तो अलग अलग नाम से उसको पहचानते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से घटनाएं हुई सर, है ना। उसके बाद बुद्ध के स्तूप ट्रेडिशन शुरू हुए, कल्चरल ट्रेडिशंस के रूप में क्या हुआ सर, है ना। तो उनके मृत्यु के बाद 4 परिषद होती है, 4 काउंसिल्स विल बी एस्टैब्लिश्ड। और ये 4 काउंसिल्स का परिणाम क्या आया सर, है ना। तो वी कम टू नो अबाउट द पाली लिटरेचर। और पाली लिटरेचर की शुरुआत होती है। और पाली लिटरेचर के अंतर्गत अगर आपको याद होगा तो 3 किताबें लिखी गई थी, है ना। हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एक किताब लिखी गई थी विनय पिटक, अगर आपको याद होगा तो। दूसरी लिखी गई थी सुत्त पिटक, याद आया कि नहीं आया आपको? और तीसरी कौन सी लिखी गई थी? द थर्ड वन वॉज अभिधम पिटक, है ना। अभिधम तो थोड़ी बाद में लिखी जाती है, बट यस वी कैन से दैट ये थर्ड काउंसिल के बाद आपको ये तीनों के तीनों पाली लिटरेचर दिखेगा सर। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि बुद्ध के स्तूप ट्रेडिशंस बनने शुरू हो गए, है ना। स्तूप ट्रेडिशंस बनने शुरू हो गए, मतलब बेसिकली बुद्ध की जो अस्थियां थी वो अस्थियों को बेसिकली स्तूपों के अंदर रखा गया। तो हमने पिछले क्लास के अंदर स्तूप ट्रेडिशंस को डिस्कस किया था। अगर आप में से ज्यादातर बच्चे पिछले सेशन को अटेंड किया होगा तो उनको पता होगा कि स्तूप ट्रेडिशंस में फिर सांची का स्तूप बना, अमरावती का बना और 8 जगह के ऊपर और बनता है सर, है ना। इसी के अंतर्गत अब होता क्या है कि जैसे जैसे समय आगे जाएगा, एज एंड व्हेन द टाइम विल प्रोग्रेस ना, तो बुद्धिज्म के अंदर बंटवारा हो जाएगा सर, है ना। और बाय द टाइम वी सी द फर्स्ट सेंचुरी, जब हम लोग 0 के बाद वाला पीरियड में आएंगे ना सर, फर्स्ट सेंचुरी 78 के आसपास का पीरियड है। ये पीरियड तक आते आते बुद्धिज्म में 2 बड़े बड़े संप्रदाय उभर के आए सर, है ना। एक महायान संप्रदाय उभर के आया। कौन सा संप्रदाय आया? महायान संप्रदाय उभर के आया, याद रखेगा। और दूसरा आप समझने की कोशिश करोगे तो बुद्धिज्म के अंतर्गत ही एक और संप्रदाय उभर के आएगा जिसका नाम है हीनयान संप्रदाय सर, है ना। तो हम लोग आज क्या देखेंगे? स्कीइज्म के ऊपर चले जाएंगे। विल बी डिस्कसिंग द स्कीइज्म इन बुद्धिज्म, के बुद्धिज्म में ये जो संप्रदाय कैसे उभर के आए उसकी जो स्टोरी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे सर, ठीक है ना। तो आज हम लोग मूलतः से इसका जो कंसेप्चुअल ट्रेडिशन है बुद्धिज्म के, उसके ऊपर चले जाते हैं। उसके स्तूप ट्रेडिशंस आर्किटेक्चर को हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा दिया है सर, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस पॉइंट, बट ये इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले आपको मैं फिर से इन्वाइट करना चाहूँगा हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपको जानकारी होगी कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मैं एनसीईआरटी की सीरीज तो करा ही रहा हूँ यहाँ यूट्यूब के ऊपर। बट अगर आपको हिस्ट्री और डेप्थ में पढ़ना है, मतलब प्रीलिम्स के बाहर, मेंस के बाहर, ऑप्शनल की लेवल की तैयारी करनी है, तो आप जुड़ सकते हो मेरे ऑप्शनल के कोर्स के अंदर। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, जुलाई महीने में शुरू किया है।
आपको इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, कभी भी आप देख सकते हो, लाइव क्लासेस में भी आ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। डाउट की बेस्ट पार्ट है कि आप रेज योर हैंड कर सकते हो और मेरे साथ वर्बल मतलब ऑडियो के अंदर इंटरेक्शन भी कर सकते हो, है ना। बाकी हमारी मॉडर्न इंडिया की बैच शुरू हो गई है, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बैच ऑन 11th अगस्त, है ना। तो अभी तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10-12 लेक्चर हुए हैं, तो आप इसको भी अटेंड कर सकते हो, कभी भी आप ज्वाइन करिए। और डिस्काउंट कोड ये लगाइएगा PN लाइव वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन एज वेल, है ना। तो काफ़ी फायदा होगा। बाकी इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है, इनके साथ हमारे सेशंस आप देख पाओगे। और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो हमारे कॉम्बैट कोर्सेज को अटेंड करिए, है ना। ये कि देखो फ़ायदा क्या होता है कि ये फ्री का स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, एवरी संडे होता है, मतलब हर संडे को 11 बजे आपको मिलेगा। 60 मिनट्स के अंदर 56 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एंड द मोमेंट यू विल सॉल्व द कॉम्बैट, अगर आप अच्छा रैंक लेके आओगे, इसमें लाइव टेस्ट आपको देना पड़ता है, तो आपको अनअकैडमी स्कॉलरशिप दे देगा सर, है ना। सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ से ही हो जाएगा। तो ट्राई टू प्रिपेयर फॉर दिस, है ना। उसके सिवाय तो वी हैव गॉट कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एज ऑफ नाउ अवेलेबल। ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में टोटल इनफैक्ट है ना 49,680 रुपीज़ है। अभी 28 तारीख तक था, मतलब अभी इनफैक्ट फीस बढ़ने वाली है इनफैक्ट, है ना। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो और ये कोड को यूज़ कर सकते हो PN लाइव। फ़ायदा ये होगा कि प्रीलिम्स मेंस दोनों की दोनों कवर हो जाएगी, ऑप्शनल हो जाएगा, और मेन तो ये है कि आपकी टेस्ट सीरीज कवर हो जाएगी इसके अंदर से। दिक्कत बच्चों को क्या आती है, मैंने देखा है कि वो GS का तो क्लास कहीं पे लगवा देंगे या इधर जाएंगे उधर जाएंगे, फिर टेस्ट सीरीज के लिए कहीं और भटकेंगे। तो एवरीथिंग अंडर वन रूफ, एक ही छत के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, वो भी मिनिमम फीस के अंदर, है ना। तो आप देखिए करीबन 21 तो ऑप्शनल के टेस्ट है, और प्रीलिम्स और मेंस के टोटल आपके 80 टेस्ट है जनरल स्टडीज़ के, है ना। तो 50 प्रीलिम्स के टेस्ट है, 30 मुख्य परीक्षा के एग्जाम है, राइट रिटन एग्जाम है सर, है ना। ये सब कुछ आपको इसके अंदर से मिलेगा। इसके मार्केट की कॉस्ट है 45,000। हम लोग तो यहाँ ऑप्शनल की तैयारी भी करवाएंगे, जनरल स्टडीज़ के सब सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी हो जाएगी, दैट टू इन 49,000, है ना। अभी 51 हो गया होगा सर, ठीक है। तो ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं पड़ा है। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि आप मोस्ट वेलकम है, हमारे साथ अटेंड करिए। इनफैक्ट आपको यहाँ पे ना बुक्स मिलती है अनअकैडमी की तरफ से, वो भी बुक सेट भी आप इसको पढ़ सकते हो, वो भी काफ़ी बढ़िया है सर, है ना। आपको लोन की फैसिलिटी है, अश्योरेंस दिया जाता है अनअकैडमी की तरफ से। आइकॉनिक प्लस दोनों अवेलेबल है। आइकॉनिक में आपको एक मेंटर अवेलेबल करवाया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो विद द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल। मेंटरशिप का फ़ायदा ये होता है कि आपको डेली या आपको जो वीकली टारगेट्स दिए जाते हैं उसके थ्रू आप उनके साथ पढ़ाई कर सकते हो, और आपकी जो भी क्वेरीज होती है उनके साथ सॉल्व हो पाएगी। एक टीचर के रूप में मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा ही। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्लस लीजिए, आइकॉनिक लीजिए, हमेशा ये कोड को यूज़ करेगा PN लाइव को सर, है ना। तो इसमें से आपको 10% ऑफ मिलेगा, आप अल्टीमेटली मेरे साथ कनेक्ट हो पाओगे। बाकी ऑप्शनल की अलग से तैयारी भी कर सकते हैं, बट मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि ऑप्शनल की अलग से तैयारी मत करिए, GS ऑप्शनल दोनों की फाउंडेशन साथ में करिए, है ना। दोनों की साथ में करने से फ़ायदा ये होगा कि आप जो तैयारी करोगे उसमें पुश कर पाओगे और अपने आप को और इलॉबरेट कर पाओगे सर, है ना। तो हमारे एप्लीकेशन की बहुत सारे फीचर्स है, जैसे यूट्यूब के तो मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता सर, है ना, बट ऑन दी एप्लीकेशन आई कैन टॉक टू यू एज वेल, है ना। तो लाइव क्लास में बच्चों के साथ में ऑडियो इंटरेक्शन कर पाता हूँ, वो सबसे बेस्ट पार्ट है। तो इट फील्स लाइक एन ऑफलाइन, है ना। आपको ऐसे बहुत सारे बच्चों को ये क्वेरी होती है कि सर ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या है, तो ये फ़ायदा आपका इसके कारण ही होगा सर, है ना। बाकी हमारी नई बैचेस आ रही है सर, है ना। वी आर लॉन्चिंग ए न्यू बैचेस 2022 के लिए, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी और बैचेस है 1 सितंबर से सर, है ना। मिशन ऑल इंडिया रैंक 1 का एक बैच है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे लिए सर, ठीक है। एंड बाकी फ्री की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन एवरीथिंग। इनफैक्ट सबसे बेस्ट पार्ट मैं बताऊँ, आपको एप्लीकेशन को देखना है ना कैसा पढ़ाया जाता है, तो खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक अवेलेबल है, उसको क्लिक कर दीजिएगा सर, ठीक है। फॉलो कर दीजिएगा और फिर चले जाइएगा स्पेशल क्लासेस पे सर। स्पेशल क्लासेस फ्री के क्लासेस होते हैं, याद रखिएगा। और इसमें अभी मैंने दारा भाई नवरोजी के ऊपर एक सेशन दिया था, मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे टीचर्स यहाँ पढ़ाते रहते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हो, फ्री के अंदर अवेलेबल है सर, है ना। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री मैंने पढ़ाया हुआ है, गवर्नर जनरल्स पढ़ाए हुए हैं, तो एटलीस्ट आप देखिए कि कैसे उसमें अप्रोच रहता है, आपको जम रहा है कि नहीं जम रहा है। चलिए सर, ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग बुद्धिज्म के ऊपर चले जाते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन वन मोर टाइम एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द बुद्धिज्म। अब देखिए, मैंने पिछले क्लास में बुद्धिज्म के अंदर आपको क्या पढ़ाया और बुद्धिज्म के अंदर मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की, याद करिए सर, है ना। तो मैंने आपको बताया कि जो बुद्ध ट्रेडिशंस था, ये बुद्ध ट्रेडिशंस के अंतर्गत 6th सेंचुरी BC से सब कुछ शुरू हुआ, राइट। तो बाय 6th सेंचुरी BC द बुद्धिज्म स्टार्टेड। वहां से चलते 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 जब बुद्ध का मृत्यु हुआ, उसके बाद स्तूप बनने शुरू हुए। तो मैंने आपको स्तूप ट्रेडिशंस के बारे में पिछले क्लास के अंदर पढ़ाया था। सांची का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है, हेरिटेज कंजर्वेशन की क्यों आवश्यकता है, अंग्रेज अमरावती के स्तूप के अंदर क्या करके गए, है ना। इफ यू आर एबल टू रिकॉल, वी हैड डिस्कस दैट पॉइंट ना,
कि ब्रिटिशर्स ने अमरावती के स्तूप के अंदर क्या किया था, व्हाट द ब्रिटिश टुक, है ना, दे टुक इट अवे टू लंदन, है ना, आधे इधर लेके गए आधे इधर लेके गए, सांची का बच गया सर, नसीब अच्छा था अपना सर। अब बात आगे चलती है सर, ठीक है। वी सी दैट बुद्धिज्म में ही जब बुद्ध के टीचिंग्स थे उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय बनने की शुरुआत हो गई, और ये संप्रदायों के अंतर्गत हीनयान, महायान, ये सब अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे सर, है ना। अब आप देखोगे कि बुद्धिज्म में संप्रदाय क्यों बने हैं सर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिफरेंट सेक्ट इमर्जिंग इन बुद्धिज्म, है ना, क्या आया है, द डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म सर, अलग अलग संप्रदाय क्यों बन के आया है, उसके पीछे का कारण क्या है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, उन सब के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे अभी आज के क्लास के अंदर सर, ठीक है ना। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी अबाउट द डिफरेंट सेक्ट दैट इमर्ज, और महायान संप्रदाय का कैसे निर्माण हुआ बुद्धिज्म के अंदर, हीनयान का क्या हुआ, इसमें किस किस प्रकार के अलग अलग प्रकार की आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स निकल के आए सर, है ना। तो उन सब पॉइंट्स के ऊपर चले जाते हैं। लेट अस गो टू दैट पॉइंट, डायरेक्टली वही स्लाइड के ऊपर मैं लॉन्च कर देता हूँ, सो दैट क्या है कि हमारा टाइम भी थोड़ा बच जाएगा सर, है ना। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बुद्धिज्म को, और बुद्धिज्म के तहत मुझे जो संप्रदाय बन रहे थे उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कस करनी है। बुद्धा के टीचिंग्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ना, द बुद्ध ने क्या क्या टीचिंग्स के रूप में हमको चीज़ें बताई थी सर, राइट, है ना। तो लेट स्टार्ट दैट टॉपिक, ओके, हम लोग उसी के ऊपर सीधे चले जाते हैं, सो दैट हमने क्वेश्चन भी देख लिया था, एज फार एज आई नो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द क्वेश्चंस एज वेल सर, है ना। तो यहाँ चले जाते हैं, चलिए सर, है ना, लेट स्टार्ट द सेशन टुडे एंड विद दिस टॉपिक, है ना। तो न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, एनसीईआरटी के अंदर ही एक टॉपिक दिया हुआ है न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस का ऊपर सर, है ना, एंड द डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म। अब देखिए मैं फिर से व्हाइट बोर्ड के ऊपर आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे व्हाइट बोर्ड से वो क्या है कि अप्रोच लेना ज़्यादा ठीक रहता है ना। चलिए अब देखते हैं कि बुद्धिज्म में क्या हुआ सर, है ना। वाई द इमर्जेंस ऑफ, एक प्रश्न आप लिख सकते हो कि वाई द इमर्जेंस ऑफ न्यू सेक्ट्स, है ना, नए नए संप्रदाय क्यों बन के आए बुद्धिज्म के अंदर, उसके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, कौन से परिबल जिम्मेदार थे सर, है ना। अब आप देखने की कोशिश करिए कि जब हम लोग बुद्धिज्म को ओवरऑल देखने की कोशिश करते हैं सर, हाँ, तो उसकी जर्नी को देखिए। मैं बुद्ध के मृत्यु के बाद की कहानी आपको बताऊंगा सर, है ना, बुद्ध के मृत्यु के बाद की कहानी बताऊंगा। अब बुद्ध का मृत्यु कब होता है, याद करिए सर, है ना, 483 बीसी में बुद्ध अटेंड निर्वाण या महापरिनिर्वाण हो गया सर, है ना। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। अब होता क्या है कि बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके जो फॉलोअर्स थे, वो फॉलोअर्स के अंदर चर्चा चलती है कि अब आगे क्या करेंगे, आगे किस प्रकार का हमारा लाइफ रहेगा, बुद्ध का जो संघ है वो संघ किस तरह से अपना यहाँ पे कर्तव्य करता रहेगा, बुद्ध के जो टीचिंग्स है वो टीचिंग्स को हम लोग किस तरह से आगे लेगेसी के रूप में आगे चला के लेके जाएंगे सर, समझे कि नहीं समझे। तो व्हाट इज हैपनिंग कि आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, बुद्धिज्म के अंदर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। यही चर्चाओं के परिणाम स्वरूप यहाँ पे हमको पता चला कि 483 बीसी में ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई सर, है ना। फर्स्ट काउंसिल को बुलाया जाता है, पहली बौद्ध संगति को बुलाया गया। अजातशत्रु करके राजा था, उस टाइम पे मगध के ऊपर रूल कर रहा था, और अजातशत्रु वाज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धा एज वेल, है ना, वो बुद्ध का शिष्य भी था। तो अजातशत्रु ने क्या कहा कि बुद्ध के शिष्यों को और फॉलोअर्स को और संघ को सबको बुलाया उनके टीचिंग्स को कोडिफाई करने के लिए। और इस समय के दौरान पाली लिटरेचर, मतलब जो बुद्ध की जो टीचिंग्स हुआ करती थी उसको कोडिफाई किया गया। कोडिफिकेशन समझ में आ रहा है सर आपको, है ना, उसको इकट्ठा किया गया था। और ये कोडिफिकेशन के तहत व्हाट डू वी सी कि 2 बुक्स इमर्ज, है ना। एक किताब आती है विनय पिटक, याद रखेगा, है ना, मैं अभी आपको संप्रदायों की बात कर रहा हूँ इसके लिए सर, ठीक है। और दूसरी किताब आती है सुत्त पिटक, विनय पिटक, एंड दूसरी किताब आती है सुत्त पिटक, याद रखेगा। ये दोनों की दोनों किताबें बेसिकली बुद्धिज्म के टीचिंग्स के साथ जुड़ी हुई हैं। उसमें विनय पिटक के अंतर्गत बुद्धिज्म में रूल्स जो है उसकी बात की गई। बुद्ध ने अपने संघ के लिए नियम बनाए थे, है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि सर, है ना। तो बुद्ध कहते हैं कि भाई इसके लिए जो नियम है वो सब विनय पिटक, मतलब वो विनयता से कैसे रहना है, किस हिसाब से जीना है सर, ठीक है। तो उनके फॉलोअर्स सब इकट्ठे हुए। अजातशत्रु ने पहली काउंसिल बुलाई, कहाँ पे बुलाई थी, राजगीर के अंदर बुलाई जाती है। सो द फर्स्ट
council was actually invited and it was established at राजगीर. राजगीर was the capital at that time. मगध का कैपिटल हुआ करता था. और राजगीर के अंदर जब पहली बुलाई गई तो विनय पिटक में रूल्स लिखे गए सर, है ना. क्या लिखे गए? बुद्धिज्म के रूल्स लिखे गए. अब आप देखिए कि ये रूल्स के आधारित बुद्ध का संघ चलता है. सो द संघ ऑफ बुद्धा कंटिन्यूड टू इनफैक्ट लिव एज पर द रूल्स विच वाज कोडिफाइड इन द विनय पिटक, क्योंकि बुद्ध के मृत्यु के बाद तात्कालिक हुआ था. सुत्त पिटक में बुद्ध के टीचिंग्स ऐड किए गए सर, है ना. सो ऑल द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध के जितने भी टीचिंग्स हुआ करते थे वो सब के सब आप देखोगे तो इसके अंदर ऐड किए गए, है ना. सो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वर एक्चुअली एडेड इन द सुत्त पिटक. सो व्हाट इज हैपनिंग, दिस वाज द पीरियड ऑफ अराउंड 483 बीसी. ये 483 बीसी का आसपास का पीरियड है. किसी में 490 भी लिखा है या किसी में 460 भी लिखा गया है सर, है ना. 480 के आसपास का पीरियड हम लोग कह सकते हैं. पहली काउंसिल बुलाई गई. पहली काउंसिल में नियम बन गए, संघ अपने हिसाब से चला. बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके फॉलोअर्स ने उनकी लेगेसी को जिंदा रखने के लिए ये नियमों को कोडिफाई किया, उनके टीचिंग्स को आगे चलाया. उनके फॉलोअर्स अपना जीवन चलाते रहे. बुद्ध ने संघ बनाया था, हमने आपको पिछले क्लास के अंदर संघ के बारे में बता दिया था सर, है ना. अब होगा क्या, व्हाट इज हैपनिंग, विनय पिटक में नियम लिखे हैं. नियम किसने बनाए थे? नियम बनाए थे बुद्ध ने. बुद्ध ने खुद नियम बनाए थे जब वो अलाइव थे. व्हेन ही वाज अलाइव ना, तो उन्होंने बेसिकली सब रूल्स बनाए थे और वो रूल्स के तहत ही सब कुछ चलाते थे. संघ के अंदर एवरीथिंग वाज एक्चुअली ड्राफ्टेड बाय बुद्धा एंड बुद्ध हिमसेल्फ यूज्ड टू एक्चुअली फंक्शन इट आउट, है ना. वो पूरा फंक्शनिंग भी वही करते थे कि इसको ऐसा करना है, ऐसा करना है, इस हिसाब से चलाना है, सब समझे. अब कहानी क्या चलती है, बुद्ध का समय का नियम उनके मृत्यु के बाद विनय पिटक में लिखा जाता है, कोडिफिकेशन किया गया है ना. तो आपको पता चलेगा कि उपाली करके उनके एक शिष्य थे, उन्होंने इसका कोडिफिकेशन किया था सब नियमों को सर, है ना. अब ये नियम 483 बीसी में बनाए हैं. समय जैसे जैसे आगे जाएगा तो क्या आपको लगता है कि नियमों को बदलने की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी सर? डोंट यू थिंक द चेंजेस आर रिक्वायर्ड? Don't you think the reform is required in the rules which were formed in a very early period? आप देखिए कि रूल्स है, कंडक्ट जिसे हम लोग पहचानते हैं, आचरण कहते हैं, एथिक्स जिसे हम लोग आज की तारीख में जीएस पेपर 4 के अंदर आप पढ़ते हो. तो ये विषय ऐसे विषय है दोस्तों कि जिसमें बदलाव की आवश्यकता होती है जैसे समय आगे जाएगा. तो होता यह है कि बुद्ध के मृत्यु के बाद जो विनय पिटक यहाँ पे कंपाइल किया गया, वो विनय पिटक का कंपाइलेशन को लेके बहुत सालों के बाद, करीबन 100-150 साल आप पकड़ के चलिए, आफ्टर 100 years from now एंड समवेयर इन द 380 पीरियड, है ना. मैं 350-380 के आसपास का पीरियड कह सकता हूँ सर, है ना. समवेयर इन द 350 बीसी के आसपास का पीरियड होगा. एंड वी कम टू नो कि काफी लोगों ने प्रश्न पूछा कि यार ये नियम कितने पुराने हैं विनय पिटक के अंदर, क्योंकि बुद्धिज्म तो चल रहा है. बुद्ध के मृत्यु के बाद 150 साल तक बुद्धिज्म तो बहुत 1200-1500 साल तक चला था सर, कोई प्रश्न नहीं था. प्रश्न यहाँ पे था कि यार ये कितने लंबा चला पाएगा, हाउ लॉन्ग इट कैन फंक्शन. नियमों को बदलाव की आवश्यकता है कि नहीं है. डोंट वी हैव द नेसेसिटी टू चेंज द रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो एक ग्रुप ऑफ लोगों ने कहा कि हाँ सर, है ना, नियम तो बदलने पड़ेंगे सर, है ना. कितने पुराने नियम हैं, 483 बीसी में कंपाइल किए गए हैं. उसके पहले लिखे किसने थे, बनाए किसने थे? बुद्ध ने. जब वो बुद्ध जिंदा थे तब की बात है सर, ठीक है ना. बुद्ध जब तक जिंदा थे तब की बात है, देख रहे हो यहाँ पे सर, ठीक है. तो धीरे 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 करके 350 बीसी का पीरियड आया. इस पीरियड में सम पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग. क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि बदलाव लाना है कि नहीं लाना है. बदलाव लाना है तो कैसे लाना है. 350 बीसी के अंदर बेसिकली उस टाइम पे वैशाली नाम की जो जगह थी, वो वैशाली के अंदर काफी हंगामा होना शुरू हुआ. अब वैशाली बेसिकली आप देखोगे तो इट वाज पार्ट ऑफ द व्रजी गण संघ. व्रजी करके एक स्टेट मैंने आपको बताया था, याद आया आपको सर? तो व्रजी के बहुत सारे साधु संत थे जो उस टाइम पे बुद्ध के अनुयायी थे. और उस समय के दौरान आपको पता चलता है कि एक शिशुनाग करके डायनेस्टी रूल कर रही है सर, है ना. और उनके एक राजा थे काल अशोक या काल वर्मन के रूप में पहचानते हैं. उन्होंने क्या किया कि वैशाली के अंदर एक दूसरी बौद्ध परिषद बुला दी. ही एक्चुअली स्टार्टेड डिस्कसिंग द चेंजेस. ही वांटेड टू सी द चेंजेस कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. तो काल वर्मन करके जो राजा था, ये इसी को ही काल अशोक कहते हैं. ये अशोक नहीं है सर, ही इज नॉट अशोक. हाँ, इसका नाम है काल वर्मन. किसी किताब में काल अशोक भी लिखा गया है, बट ये ओरिजिनल अशोक नहीं है, ये पहले वाला है सर, ठीक है. उसके पहले एक डायनेस्टी थी, शिशुनाग डायनेस्टी, मगध के ऊपर रूल कर रही थी. इसकी कहानी बता रहा हूं सर. इसने सेकेंड काउंसिल बुलाई.
सेकंड काउंसिल के अंतर्गत इनफैक्ट लोगों ने प्रश्न किया कि भाई विनय पिटक के नियम बदलने चाहिए, क्योंकि नियम तो समय के हिसाब से जाना चाहिए। धर्म एक ऐसी परिभाषा है जो लोगों को वे ऑफ लाइफ सिखाता है। रिलीजन एक्चुअली टीचेस अस व्हाट? इट टीचेस अस वे ऑफ लाइफ। फर्स्ट थिंग शुड बी क्लियर इन योर माइंड। अब रिलीजन हमको वे ऑफ लाइफ सिखाता है, तो एज एंड व्हेन जब सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, समझिए मेरी से, एज एंड व्हेन द सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, वैसे वैसे ही रिलीजन को भी प्रोग्रेस करना पड़ेगा। और रिलीजन के अंदर में इनफैक्ट आप समझने की कोशिश करिए कि जो अलग अलग प्रकार की आइडियोलॉजीज है सर, है ना, उसको भी इनफैक्ट समय के साथ बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। इट विल ऑल्सो नीड टू चेंज एंड इट शुड ऑल्सो नीड टू इवॉल्व इटसेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हुआ ये दोस्तों कि बाय दी फर्स्ट सेंचुरी, और आई वुड से द फोर्थ सेंचुरी बीसी, 350 बीसी तक आते आते काफी लोगों ने बदलाव मांगे बुद्धिज्म के तहत। विनय पिटक को बदलाओ, विनय पिटक को बदलो, विनय पिटक को बदलो। ये बदलाव के चलते चलते सुनिए मेरी बात, ये बदलाव के चलते चलते और ये बदलाव की जो मांग थी, इसके बेसिस के ऊपर से क्या होता है दोस्तों, इसके बेसिस के ऊपर से हमको पता चला कि बुद्धिज्म के अंदर दो बड़े बड़े संप्रदाय उभर के आए। एक ग्रुप ऑफ लोग ऐसे थे, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनका मानना था कि देयर इज नो चेंज रिक्वायर्ड। एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कहते हैं कि देयर इज नो चेंज रिक्वायर्ड, वी शुड गो विद द ओल्ड सेट ऑफ रूल्स। पुराने जितने भी रूल्स है वो बरोबर है दोस्तों, समझे कि नहीं समझे। दूसरे कहते हैं कि यस, रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, हमको यहाँ पे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। विनय पिटक को पुराने नियमों से नहीं चलाया जा सकता, उसके अंदर बदलाव की आवश्यकता है सर, है ना। अब बुद्धिज्म में संप्रदाय क्रिएट हो गया सर। इसी के कारण तो सेकंड बौद्ध काउंसिल के अंदर याद रखेगा, इट क्रिएटेड टू सेक्ट, दो बड़े बड़े संप्रदाय उभर के आए। सुनिए मेरी बात सर, है ना। एक कहता है कि नियमों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कांग्रेस के अंदर हुआ था 1922 के अंदर, जब स्वराज पार्टी की स्थापना की जा रही थी आफ्टर द चौरी चौरा मूवमेंट। तो फिर उस टाइम पे मोतीलाल नेहरू, CR दास जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई हम स्वराज मांगेंगे अब चुनाव में पार्टिसिपेट करके। वेरएस कांग्रेस का जो पुराना धड़ा हुआ था, जिसका मानना था कि नो वी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस, है ना। तो प्रो चेंजेस और नो चेंजेस आपको दिखेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन इज क्रिएटिंग ओवर हियर सर, है ना। यहाँ पे नो चेंजेस और प्रो चेंजेस की कहानी है। जो नो चेंजेस थे उसे थेरावादीन कहा गया। क्या कहा गया? थेरावादीन कहा गया, या स्थविरावादीन भी कहते हैं, याद रखेगा सर, है ना। सो नो चेंजेस जो थे, इनको कहा गया कि ये थेरावादीन लोग हैं सर, है ना। ये लोग नहीं बदलना चाहते हैं, ये पुरानी सिस्टम को ही इनफैक्ट, है ना, चलाना चाहते थे, और बुद्ध के जो भी पुराने नियम थे इसी को ही चलाएंगे सर, है ना। अब थेरावादीन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड थेरावाद या स्थविरावाद? आप किताब में देखोगे स्थविरावाद या थेरावाद, दोनों में से एक आपको दिखेगा सर, ठीक है। तो थेरा का मतलब होता है गुरु, या मैं कहूंगा कि लीडर सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। और बेसिकली थेरा को फॉलो करने वाले, थेरावाद, समझे कि नहीं समझे। जैसे प्रतीक नायक को फॉलो करेगा, प्रतीक का वाद सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो वैसी कंडीशंस आपको यहाँ दिखेगी। सो व्हाट इज हैपनिंग, सेक्ट इमर्ज, एक संप्रदाय उभर के आया, थेरावादीन संप्रदाय, ये इसी को ही स्थविरावादीन कहते हैं सर, ठीक है। और फिर जो लोग रिफॉर्म्स चाहते थे वो लोग काफी पॉपुलर हुए, और उनका जो संघ था वो काफी बड़ा था। इसके लिए उनके लिए फिर नाम आया महासंघी का। समझ में आया कि नहीं आया सर, ठीक है। ये चाहते थे कि विनय पिटक के अंदर जो नियम है वो बदल ले जाए। 350 BC तक आते आते जब बुद्धिज्म के अंदर रिफॉर्म्स को लेके चर्चा विचारणा होनी शुरू हुई, तो एक संप्रदाय ने कहा कि नहीं, नियम नहीं बदलने हैं। दूसरा कहता है कि नियम बदलने हैं क्योंकि बहुत पुराने नियम हैं, और ये कब लिखे गए थे? बुद्ध के समय से है। अभी 150-200 साल हमारा जीवन बदल गया है। वी कैन नॉट लिव विद द ओल्ड सेट ऑफ रूल्स। तो इसी का ही परिणाम था कि 350 BC तक आते आते, बाय 350 BC इनफैक्ट थेरावादीन और महासंघी का ये दोनों संप्रदाय बन के आए। याद रहेगा सबको सर। महासंघी का ने नियम बदलने की बात की। महासंघी का क्यों? क्योंकि इनका संघ बहुत बड़ा था। दे हैड गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स। महा का मतलब होता है बिग, संघी का बेसिकली संघ का मतलब कि संघ के साथ जुड़े हुए लोग सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो आप देखने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू ट्राई टू सी दिस होल पॉइंट। तो हमको क्या दिख रहा है? हमको बहुत क्लियर कट एविडेंसेस दिख रहे हैं
कि बुद्धिज्म में पहला जो बंटवारा है, जो इसके अंदर पहला जो डिवीजन है, वो इसी पीरियड में हो गया था, सेकेंड बौद्ध काउंसिल में। समय आगे गया, अशोक जैसे रूलर्स आए, इसके बाद आप देखोगे तो अशोक जैसे रूलर्स आएंगे सर, है ना। और अशोक जैसे रूलर्स तक आते आते व्हाट डू वी सी ओवर हियर सर, ठीक है। सो समवेयर इन 250 बीसी आप देखोगे 250 बीसी के आसपास का पीरियड है, या किसी में 234 बीसी का भी टाइम लिखा गया है, बट मेरा मानना है 250 बीसी के आसपास का ही पीरियड होना चाहिए। 250 बीसी का पीरियड है, और मगध के अंदर अगर आप देखोगे तो पाटलिपुत्र में अशोक जैसा राजा बैठा हुआ है, और अशोक ने खुद बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया, ही हैज कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू बुद्धिज्म, है ना। तो अशोक कहता है कि भाई लेट अस हैव अ थर्ड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म, है ना, मुझे यहाँ पे तीसरी काउंसिल बुलानी है। ये जो थर्ड काउंसिल जब बुलाई गई तो अशोक ने इनफैक्ट थर्ड काउंसिल को क्यों बुलवाया, क्योंकि जो बुद्धिज्म में पुराने संप्रदाय बन के आए थे ना, कौन से थे सर, कौन से संप्रदाय बन के आए थे, थेरावादीन संप्रदाय, और दूसरा कौन सा था, महासंघी का संप्रदाय। उनके बीच में वैचारिक मतभेद चल रहे थे, दे वर हैविंग सम काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल सर, है ना। दूसरी आप कहानी देखने की कोशिश करोगे तो इस समय के दौरान बुद्ध के टीचिंग्स को और इंक्लूड करना था, तो पाली लिटरेचर में जो 3 किताबें हैं ना सर, उसमें एक किताब तो विनय पिटक थी सर, दूसरी थी सुत्त पिटक, और अशोक कहता है कि मुझे बुद्ध की फिलॉसफी पढ़नी है, आई वांट टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ बुद्धा। तो उस समय के दौरान फिर तीसरी पिटक, द थर्ड बुक वाज कंपाइल्ड सर, है ना। तीसरी बुक यहाँ पे कंपाइल की जाती है। कौन सी किताब का नाम था सर, द नेम ऑफ द बुक वाज अभिधम्म पिटक सर, है ना। द नेम ऑफ द बुक वाज व्हाट, अभिधम्म पिटक। ये सब याद रखेगा सर, अभिधम्म। अब देखिए नाम ही है धम्म सर, समझे कि नहीं समझे, मतलब यह है कि इट कंसिस्ट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ बुद्धा। ये क्या दर्शाता है, ये बुद्ध की फिलॉसफी को दर्शाता है। याद रखेगा कि द बुक अभिधम्म पिटक एक्चुअली हाईलाइट्स द फिलॉसफी ऑफ बुद्धा सर, है ना। वो बुद्ध की फिलॉसफी को दर्शाता है, इसके लिए ये किताब बहुत ही फेमस है सर, ठीक है। अब अशोक क्या करता है, उसने पाटलिपुत्र पे रूल कर रहा था, ही वाज द रूलर, शहंशाह, मतलब है ना, काइंड ऑफ चक्रवर्ती था। शहंशाह था तो टाइटल नहीं मिलेगा आपको, बट ये अशोक वाज एक्चुअली द चक्रवर्ती किंग एट दैट टाइम सर। एंड बीइंग अ चक्रवर्ती किंग, अशोक ने कहा कि मेरा वचन ही शासन है सर, है ना। मैं जो कहूंगा, जिस हिसाब से आपको इनफैक्ट बता रहा हूं, उसी हिसाब से आपको अपना जीवन चलवाना है सर, ठीक है। तो व्हाट अशोक डिड सर, अशोक क्या करता है, अशोक ने जो बुद्ध संघ था ना, बुद्ध को जितने भी फॉलो करने वाले लोग थे, उनके जो अनुयायी थे सर, है ना, उन सबको बुलाया। और बुद्ध चाहता था कि व्हाट इज द ट्रू एसेंस ऑफ बुद्धिज्म। अब इसी के चक्कर में क्या होता है कि अशोक को सलाह देने वाले जो संत लोग थे ना, उनमें ये थेरावादीन लोग बहुत ही पॉपुलर थे सर, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग ऑफ टू नॉट, है ना। तो अशोक ने क्या किया कि अशोक वॉज इन्फ्लुएंस बाय द स्कूल ऑफ थॉट। ये पुराने नियमों को बदलने चलने वाले लोग हैं सर, ये पुराने नियमों को बदल के चलने वाले लोग हैं सर, है ना। तो अशोक ने इनको बहुत फॉलो किया। अब अशोक ने इनको फॉलो किया तो इनकी हालत खराब हो गई सर, समझे कि नहीं समझे। तो अशोक क्या करता है कि आफ्टर द थर्ड काउंसिल, सुनिएगा मेरी बात सर, है ना, ही एक्सपेल्ड महासंघी का फ्रॉम पाटलिपुत्र। कहा कि भाई तुम ओरिजिनल बुद्ध के टीचिंग्स को नहीं फॉलो कर रहे हो, एंड बिकॉज आप ओरिजिनल टीचिंग्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका कोई वो है ना कार्य नहीं बनता है कि आप यहाँ पाटलिपुत्र में रहिए और बुद्ध के विचारों को एक अलग दिशा में लोगों को वो है ना कि डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हो। ये ठीक नहीं है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो अशोक ने महासंघिका को निकाल दिया सर, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको दिखेगी। अशोक एक्चुअली एक्सपेल्ड महासंघिका आउट ऑफ दी पाटलिपुत्र। कहा कि भाई आप निकल जाइए, आप ये साधु संत हो, मैं तो थेरावादीन को मानूंगा सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। अब होता क्या है सर, इस पीरियड तक आते आते बाय 250 बीसी इस समय तक की बात करेंगे तो अशोक का बेसिकली जो थर्ड काउंसिल हुआ था ना, वो थर्ड काउंसिल की खासियत ये हुआ करती थी कि जो मेन इनफैक्ट गुरु थे उस टाइम पे, जो बुद्धिज्म में सबसे ज़्यादा प्रीच कर रहे थे सर, उनका नाम था मोगालीपुत्र तिस्सा सर, है ना। मोगली का पुत्र तिस्सा हुआ करते थे सर, नाम सुना होगा सर आपने, है ना। तो मोगालीपुत्र तिस्सा जो थे, मोगालीपुत्र तिस्सा जो हुआ करते थे, ये मोगालीपुत्र तिस्सा जो थे, इनके द्वारा इनफैक्ट एक किताब लिखी जाती है कथावस्तु सर, है ना। कौन सी किताब लिखी जाती है, कथावस्तु, याद रखिएगा सर। अब प्रॉब्लम यह हुआ कि बुद्धिज्म अब ओरिजिनल ने जो एसेंस जो था ना, उसका ओरिजिनल एसेंस वहां से बहुत आगे चला गया था। मतलब आप पकड़ने की कोशिश करोगे ना कि जो बुद्ध के समय की जो कहानियां हैं या बुद्ध के जो ओरिजिनल टीचिंग्स हुआ करते थे सर, है ना, यहाँ पे जब बुद्ध ने यहाँ पे अपने टीचिंग्स दिए थे सर, है ना,
तो ओरिजिनल टीचिंग्स में बहुत सारा रिफाइनमेंट आ चुका था सर, है ना। और बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग्स में इतना बड़ा रिफाइनमेंट आया था कि बात मत करिए सर, है ना। क्योंकि सब लोगों ने बुद्ध के टीचिंग्स को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना शुरू किया सर। एवरी पीपल स्टार्टेड इंटरप्रेटिंग। जैसे भारत में भी आप देखिए, गीता के ट्रेडिशंस में भी है, वेदों के अंदर भी हुआ है। अब वेद की परिभाषा राजा राम मोहन रॉय को पूछोगे तो अलग होगी, स्वामी विवेकानंद अपने हिसाब से अलग देते, सबके सब वेदांत के शिष्य थे बाय द वे। या आप देखने की कोशिश करोगे दयानंद सरस्वती जी का वेद का दर्पण देखोगे, या वेद की उनकी जो परिभाषा है, वेद भाष्य उन्होंने लिखा है, तो अलग लिखा है सर। वैसे ही बुद्धिज्म में हुआ सर, है ना, कि बुद्ध के टीचिंग्स के अंतर्गत अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुध पिटक का कंपाइलेशन होना, उसमें यहाँ उनके टीचिंग्स थे और यहाँ उनकी फिलॉसफीज थी और यहाँ उनके नियम थे। पर अब वो कितनी कंटिन्यू कर पाएंगे लोग, है ना, कौन कितना कंटिन्यू कर पाता है। तो बाय द फर्स्ट सेंचुरी, जीरो तक आते आते आप पकड़ने की कोशिश करिए सर, है ना, जीरो तक आते आते हमको क्या देखने को मिल रहा है, बहुत सारी डिफरेंट कन्फ्लिक्ट होने की शुरुआत हो गई। ये कन्फ्लिक्ट क्यों हो रही थी? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द कन्फ्लिक्ट सर? द रीजन बिहाइंड द कन्फ्लिक्ट वाज कि देयर वाज इमर्जेंस ऑफ न्यू फिलॉसफीज इन बुद्धिज्म सर। इमर्जेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग सर? देयर इज इमर्जेंस ऑफ न्यू सेक्ट्स इन बुद्धिज्म। नए नए संप्रदाय बन रहे हैं सर, है ना। इतने सारे संप्रदाय बन रहे हैं और सब अपने अपने हिसाब से अपनी आइडिया दे रहे हैं। किसी ने कहा कि बुद्ध भगवान है, किसी ने कहा कि नहीं है, किसी ने कहा कि बुद्ध एक टीचर के रूप में है, पर उन्होंने मोक्ष का रास्ता एक अलग रूप में दिखाया, मतलब जिसे निर्वाण कहते हैं हम लोग आज की तारीख में सर, है। सो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इन दिस पीरियड व्हेन वी सी द इमर्जेंस ऑफ द न्यू सेक्ट, अलग अलग जो संप्रदाय हमको यहाँ पे इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं, उन सब के बेसिस के ऊपर से जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो करीबन 18 के आसपास आपको संप्रदायों का मेंशन दिखेगा इन दिस बुक कॉल्ड एज कथावस्तु। ये किताब है सर, है ना, कथावस्तु में करीबन 18 से ज्यादा संप्रदायों का मेंशन दिया गया है इन द मौर्यन पीरियड एंड इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। मतलब मौर्य और मौर्य के बाद तक आते आते करीबन 18 से ज्यादा संप्रदायों के अंतर्गत इनफैक्ट, है ना, जो बौद्ध संत थे और बौद्ध संघ था वो डिवाइडेड हो चुका था, और इसमें सबकी अपनी अपनी फिलॉसफीज थी। एवरीवन हैड देयर ओन फिलॉसफी सर, है ना। अब कैन यू इमेजिन, बुद्धिज्म में जो बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग्स थे उसमें इतने सारे बंटवारे हो गए थे। अब ये बंटवारे किस बात के ऊपर हुए थे? तो मूलतः से बुद्ध के टीचिंग्स का एसेंस उन्होंने सेम रखा था। अब जैसे बुद्ध ने कहा था कि दुनिया में दुख ही दुख है, दुख का कारण तृष्णा है ना, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोस एंड डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरोस। हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना, पिछले क्लासेस के अंदर भी सर। द इश्यू वाज नॉट द डिजायर ऑफ सॉरोस और द इश्यू वाज नॉट द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, द इश्यू वाज हाउ टू अचीव साल्वेशन। बुद्ध ने कहा था कि स्ट्राइव अर्नेस्टली फॉर योर ओन लिबरेशन। बुद्ध ने कहा था कि आप खुद बुद्ध बन सकते हो, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी अपने खुद के निर्वाण प्राप्ति के लिए। सही की गलत सर, है ना। बुद्ध हिमसेल्फ एक्चुअली कैटेगराइज्ड दैट इफ यू वांट टू बिकम बुद्धा यू कैन बिकम। आप बन सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको उसके लिए खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। यू आर सपोज टू वर्क इट आउट योरसेल्फ फॉर योर ओन साल्वेशन एंड ओन लिबरेशन। नो वन इज गोना हेल्प यू आउट फॉर दैट, है ना। कोई आपको और मदद नहीं करेगा, आपको खुद को करना पड़ेगा। द प्रॉब्लम वॉज कि यहाँ जो अलग अलग संप्रदाय बन के आए थे उसमें उन्होंने मोक्ष का रास्ता अलग हिसाब से दिया। इनमें से कुछ कुछ लोग ऐसे भी थे जो बुद्ध को भगवान भी मानते थे। इनमें से आप देखोगे तो यूल फाइंड काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने निर्वाण प्राप्ति का जो रास्ता है वो एक अलग हिसाब से लाने की कोशिश की। कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते थे संप्रदायों के अंतर्गत जो बुद्ध को गॉड के रूप में मानने की शुरुआत कर रहे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेसिकली कह रहे हैं कि यहाँ पे इनफैक्ट जो सेंट है उनका भी एक बहुत बड़ा क्लास है, जो उनके जो फॉलोअर्स है ना उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। सो द इश्यू क्या हो रहा है कि बाय द टाइम ऑफ अशोक के बाद जो कंडीशंस क्रिएट हुई ना सर, है ना, तो उसमें करीबन 18 से ज्यादा संप्रदाय फैल गए। उसमें सम्मतियास थे, स्वतंत्रिकास थे, आंध्रकियास थे। आप देखोगे तो लोकात्रिवादीन हुआ करते थे सर, है ना, चैत्रशीला हुआ करते थे, विहारशैला हुआ करते थे। तो ऐसे बहुत सारे 18 से ज्यादा संप्रदाय थे, मतलब आप थक जाओगे। महासंघिका उनमें से एक था। थेरावादीन हुआ करता था। अभी मैंने आपको बताया ना महासंघिका एंड थेरावादीन, उसमें अशोक जो था वो थेरावादीन को फॉलो करता है, महासंघिका उसको भगा देगा सर, है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे निकल के आए, इतने निकल के आए जैसे अभी आप कंफ्यूज होके बैठे हो ना कि मास्टर 18 से ज्यादा संप्रदाय बुद्धिज्म में तो हमने सोचे भी नहीं थे सर, है ना।
अब इतने सारे संप्रदायों का हम लोग कैसे याद रखेंगे सर, है ना। तो यूपीएससी इसमें से प्रीलिम्स के अंदर से क्वेश्चन निकाल देता है कि भाई कौन सा संप्रदाय किसके साथ जुड़ा हुआ है। ये संप्रदायों के अंतर्गत बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स को इन्होंने फॉलो किया था। जैसे टीचिंग्स के अंतर्गत इन्होंने बहुत ही क्लियर कट चीजों को फॉलो करवाते हुए कहा कि भाई आपका जो दुख का कारण है वो आपकी इच्छा है, वो आपकी डिजायर्स है सर, है ना। जिस दिन आप डिजायर्स को दूर करोगे उस दिन ऑटोमेटिकली आपकी दुख भी कम हो जाएगा सर, है ना। बुद्ध ने कहा था कि एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट इन नेचर, है ना। याद आया कि नहीं आया सर, है ना। बुद्ध क्या कहते हैं कि नथिंग इज परमानेंट, हर एक चीज बदलती रहती है सर, है ना। तो ये दोनों चीज मानते थे, बट द इश्यू वाज कि कोई लोग कहते हैं कि निर्वाण कैसे प्राप्त करना है उसके लिए अलग रास्ता हो सकता है। धीरे 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 ये संप्रदायों के अंदर काफी लोगों का ये भी मानना था कि अब बुद्ध एक भगवान के प्रकार नहीं है सर, है ना। समझे कि नहीं समझे। डोंट यू थिंक दैट बुद्ध इज इक्वल टू गॉड सर। तो मेनी पीपल एक्चुअली हाईलाइटेड बुद्धा एज गॉड। सो बाय द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, अशोक की मृत्यु के बाद जैसे जैसे समय आगे गया, आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, as and when the time passed and when the world got changed, जब दुनिया बदल रही थी, भारत बदल रहा था, भारत में विदेशी आक्रमण हो रहे थे, अलग अलग प्रकार के शासक आए थे, नीचे दक्कन में सातवाहन डायनेस्टी, नीचे संगम डायनेस्टीज का डेवलपमेंट हो रहा है। इस पीरियड के समय पे, ड्यूरिंग दिस पीरियड, व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी फाइंड पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग बुद्धा एज गॉड। काफी लोग कहते थे कि नो, बुद्धा इज नॉट अ गॉड, बुद्ध भगवान नहीं है सर, बुद्ध भगवान नहीं है, बुद्ध स्टिल अ टीचर। बुद्ध एक बेसिकली प्रीचर के रूप में, बुद्ध लोगों को एक रास्ता दिखाने आए थे और बुद्ध ने लोगों को यही बताया था कि उनके टीचिंग्स को फॉलो करिए, उनकी मूर्ति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जितने भी संप्रदाय बने हैं ना, कितने 18 से ज़्यादा संप्रदाय, इसमें हीनयान और फिर इसमें महायान, ये दोनों उभर के आ गए। होता ये है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब यहाँ बहुत सारी कंफ्यूजन चली, यहाँ बहुत सारी चर्चाएं हुई, यहाँ बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशन हुए, और ये 18 संप्रदायों के बीच में कभी कभी आप देखोगे तो बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग को लेके बहुत ही विचार हुए, बहुत अपने अपने फिलॉसफी को लोगों ने प्रीच करना शुरू किया। तो जीरो के बाद वाला पीरियड है, दिस इज अ पीरियड आफ्टर जीरो सर, है ना। और जीरो मतलब जब आप देखोगे तो कॉमन एरा आ जाता है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ चले गए हैं। और करीबन 78 सीई के आसपास का पीरियड था, दिस इज अ पीरियड ऑफ 78 सीई। एंड इस पीरियड में हमको पता चलता है कि कनिष्क करके एक राजा आया। कौन आया? कनिष्क करके एक राजा आया। कनिष्क कहता है कि यार इतने सारे संप्रदायों के अंतर्गत सब लोग अपने अपने हिसाब से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बुद्ध ये है, बुद्ध वो है, बुद्ध फला है, बुद्ध भगवान है, बुद्ध नहीं है, कोई कहता है बुद्ध है ना। तो इसके लिए तो हम एक काम करते, डिस्कशन कर देते। तो कनिष्क ने क्या किया, कश्मीर में, श्रीनगर में कुंडलवन करके जगह है सर, है ना। कश्मीर के अंदर सर, आप याद रखेगा, कश्मीर के अंदर याद रखेगा, कश्मीर के अंदर उसने 4th काउंसिल बुला दी सर, 4th काउंसिल बुला दी सर। और एक बुद्ध संत हुआ करते थे वासुमित्र। वासुमित्र उनके कोर्ट में ही बैठते थे। वासुमित्र को कहा कि आप इसको प्रिसाइड करिए। और जब 4th काउंसिल बुलाई तो ये जितने भी 18 के 18 संप्रदाय थे ना, इनके साधु लोग को भी वहां बुलाया गया। बोले आओ कभी कश्मीर पे सर, है ना। तो ऑल दी सेक्ट, ये जितने भी संप्रदाय के जो टीचर्स थे, दे वर ऑल कॉल टू कश्मीर। इन सबको कश्मीर बुलाया गया, बोले आइए। तो ये गए, यहाँ से चलते 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 कहाँ चले गए हैं? कश्मीर चले गए हैं। कश्मीर में डिस्कशन हुआ, बहुत ही लंबा गहरा अध्ययन हुआ। इसमें से एक ग्रुप का मानना था कि बुद्ध भगवान है सर, एक ग्रुप का मानना था कि बुद्ध भगवान है, दूसरे ग्रुप का मानना था कि नहीं नहीं बुद्ध भगवान नहीं है सर। समझे कि नहीं समझे? तो देयर वर 2 ग्रुप्स ना इन बुद्धिज्म एट दैट टाइम, या 2 बड़े बड़े मेजर आइडियोलॉजीज थे। टोटल तो छोटे मोटे 18 से संप्रदाय थे, बट उसमें यही 2 फिलॉसफी के ऊपर चर्चा हो रही थी कि बुद्ध भगवान है कि नहीं है। फाइनली कनिष्क के समय पे, वासुमित्र की अध्यक्षता पे, याद रखेगा, अंडर द लीडरशिप ऑफ वासुमित्र, द बुद्धिज्म was divided into 2 big, I would say, organizations और 2 big संघा। इसी को ही हम लोग कहते हैं द महायान एंड द हीनयान। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो एक 2 संप्रदाय उभर के आए 78 सीई के अंतर्गत। याद रखेंगे कि इन द 4th काउंसिल सर, 2 सेक्ट इमर्ज इन बुद्धिज्म। 2 संप्रदाय बन के आए सर।
एक था महायान संप्रदाय, कौन सा था? महायान संप्रदाय। और दूसरा कौन सा था? हीनयान संप्रदाय। अब देखिए नाम ही है, हीन का मतलब होता है छोटा। हम कहते हैं ना कि तेरी सोच कितनी हीन है, हाउ स्मॉल इज योर थॉट, तुम्हारे विचार कितने हीन हैं सर, है ना। कभी कभी लोगों को कह देते हैं, समझे कि नहीं समझे। हाँ, हम लोग बच्चों को भी कभी कभी कह देते हैं कि यार तुम्हारे विचार थोड़े बड़े कर दीजिए, है ना, छोटे विचार मत रखिए, बड़ा, मेक इट लार्ज, ग्रेट। महायान, बड़ा वाला सर। यान का मतलब होता है व्हीकल। व्हीकल क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग ज्वाइन कर रहे थे, ये कम लोग थे सर, है ना। तो जो हीनयान वाले जो है ना, वही पुराने थेरावादीन के लोग आए सर। ये वो लोग थे जो मूलतः से बुद्ध को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि गॉड के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं, और दे कंसीडर बुद्ध एज अ टीचर और बुद्ध एज अ सेंट। ये लोग क्या कहते हैं कि बुद्ध एक संत का प्रकार है, इज अ टीचर फर्स्ट। और ये बेसिकली ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट के रूप में पहचानी गई। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या है कि परंपरावादी है, पुराने कल्चर्स को, पुराने नियमों को, जो बुद्ध का ओरिजिनल टीचिंग्स थे उसी को ही लेके चल रही है सर। बट दूसरी आई महायान संप्रदाय, जो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई हमारे लिए तो बुद्ध भगवान का प्रकार है सर। समझ में आया कि नहीं आया? कि फॉर अस बुद्ध इज इक्वल टू गॉड। ये क्या कह रहे हैं महाशय? ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो बुद्ध तो भगवान का प्रकार बन गए हैं सर, और हम तो बुद्ध भगवान के रूप में कंसीडर करेंगे। अब बुद्ध भगवान के रूप में बनेंगे तो फिर होगा क्या सर? इमेज वर्शिप होने की शुरुआत हो जाएगी। सो व्हाट डू वी सी? द इमेजेस विल बी मेड। अलग अलग बुद्ध की मूर्तियां बनती हैं। ये मूर्तियों के अंतर्गत फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गांधार, मथुरा, अमरावती, अलग अलग शैली बनेगी सर। बुद्ध की मूर्तियां बनेगी क्योंकि बुद्ध को भगवान बोला गया है। तो इसी के कारण हमको क्या पता चल रहा है? वी कम टू नो दैट अब रिचुअल्स होने की शुरुआत हो जाएगी। तो अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स होते हैं सर, है ना। अब महायान कहता है कि हमारा खुद का लिटरेचर होना चाहिए, वी शुड हैव अवर ओन लिटरेचर, है ना। तो हीनयान वालों ने पाली लिटरेचर क्लेम किया क्योंकि ये ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करने वाले लोग थे। तो 3 किताबें जो थी ना, विनय पिटक, सुद पिटक, अभिधम पिटक, दैट बिकेम पार्ट ऑफ द हीनयान ट्रेडिशंस। महायान वाले कहते हैं कि नो, आवर बुक विल बी डिफरेंट। अब हम लोग पाली में से इंटरप्रीट करके हमारी खुद का साहित्य बनाएंगे सर, है ना। तो इन्होंने क्या किया? संस्कृत लिटरेचर बनाना शुरू किया सर, याद रखेगा सर, है ना। तो ये जो हीनयान वाले लोग थे उससे थोड़े ऑपोजिट होके द महायान संप्रदाय जो निकल के आया, वो संस्कृत के अंदर साहित्य बना रहा है। वैपुल्य सूत्र बनते हैं, प्रजनम परामिता जैसे साहित्य किताबें मिलेगी सर, है ना। तो अष्टसहस्त्रिका, प्रजनम परामिता आपको बहुत ही फेमस टेक्स्ट है सर। प्रजनम परामितास, परामितास एक्चुअली बुद्धिज्म के एक बहुत ही सूत्र ट्रेडिशन का पार्ट है। खैर, सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? वी सी दैट द बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, ये जितने भी बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस निकल के आ रहे थे, इन सब के सब बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के अंदर में हमको बहुत ही क्लियर कट एविडेंसेस दिख रहे हैं। एंड ये एविडेंसेस के ऊपर से हम लोग ये मान सकते हैं कि ये जितने भी बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के निकल के आए उसमें बड़े बड़े संप्रदाय हो जाएंगे। एक महायान हो गया, एक हीनयान हो गया। अब इसमें प्रश्न ये था, द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग वन पॉइंट, एंड व्हाट वाज दैट पॉइंट माय फ्रेंड? यू नो दिस है कि इसमें महायान वालों ने कहा कि बुद्ध भगवान है सर, हीनयान वाले कह रहे हैं कि नहीं, बुद्ध भगवान नहीं है। तो निर्वाण कैसे प्राप्त करेंगे सर, है ना। हाउ टू अचीव निर्वाण सर, निर्वाण प्राप्ति कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि निर्वाण प्राप्ति अल्टीमेटली गोल है हर एक जीवन के अंदर सर, ठीक है। तो निर्वाण वॉज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, याद रखेगा, निर्वाण वॉज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, बट द रोड टू निर्वाण वॉज वेरी डिफरेंट, है ना। महायान वाले निर्वाण प्राप्ति के लिए अलग रास्ता बताएंगे, हीनयान वाले निर्वाण प्राप्ति के लिए अलग रास्ता बताएंगे। हीनयान वाले कहते हैं कि आप बुद्ध के टीचिंग्स को फॉलो करोगे, यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, तो ऑटोमेटिकली आपको मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि नो वन विल स्टॉप यू सर, है ना। आप खुद अरहत बनोगे सर, समझे कि नहीं समझे। आप बुद्ध के टीचिंग्स को फॉलो करोगे तो आप अरहत बनोगे। अरहत का मतलब क्या है सर? आप यहाँ पे खुद बोधि बनने के रास्ते के ऊपर चले जाओगे सर, केडिमा पॉइंट, है ना। हीनयान वाले कहते हैं। पर महायान वालों को किसी ने पूछा कि सर निर्वाण प्राप्ति कैसे करेंगे, बुद्ध तो भगवान हो गए हैं सर, है ना। तो महायान वाले कहते हैं कि यार निर्वाण अचीव करना बहुत टफ है सर, और कॉमन मैन एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, उसको बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है लाइफ के अंदर, है ना। रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ चलाना, इसके लिए बेचारा दुख ही दुख होता है, बोले अगले महीने EMI भरना है,
दूसरे महीने सैलरी नहीं आई है, ये वो फला ढीमका उसके जीवन में है ना। अभी अफगानिस्तान में देखिए क्या हुआ सर, ठीक है। बाय द वे अफगानिस्तान में आपको गांधार शैली के बुद्धा एक टाइम के ऊपर मिलते थे बामिया के अंदर सर, है ना। यू माइट बी अवेयर अबाउट बामिया। खैर चलिए सर, है ना, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, तो महायान वाले क्या हुआ, महायान ने ये निर्वाण को लेके अपना रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि ये निर्वाण अचीव करना बहुत टफ है सर, और निर्वाण के लिए कॉमन मैन जो है वो अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों में फंसा हुआ है। वेरस हीनयान तो क्या कहते हैं कि आप अरहत बन जाओगे सर, है ना, आप अरहत बन जाइए, अपना खुद का नसीब लिखिए और बेसिकली मेहनत करिए, आपको ऑटोमेटिकली मोक्ष मिलेगा, निर्वाण मिल जाएगा सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। यहां पे महायान वालों ने अलग कह दिया। महायान वाले क्या कहते हैं कि कॉमन मैन है, एक व्यक्ति है, हाउ टू अचीव निर्वाण, यार समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, बुद्ध के टीचिंग्स को फॉलो करना बहुत टफ लग रहा है। महायान वाले चिंता मत करो, बोले हम ऐसे लोगों को तुम्हारे साथ भेजेंगे जो आपके साथ मिलके आपको इनफैक्ट, है ना, हेल्प करेंगे टू अचीव द निर्वाण। उनको कहा गया है बोधिसत्व। क्या बोला गया है, बोधिसत्वस। अब आप में से बहुत सारे लोगों को सवाल आएगा, बोले सर ये बोधिसत्व कौन है, हु आर दिस बोधिसत्वस, है ना। तो याद रखिएगा कि बोधिसत्वस आर कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग्स। ये एक वैसे लोग हैं जो करुणा दर्शाते हैं। कौन लोग हैं सर, दे आर कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग्स। कंपैशन का मतलब है कि ये दूसरों का दुख दर्द समझ में वो समझते हैं सर, है ना। और बेसिकली इनको पता है कि यार कॉमन मैन जो है ये निर्वाण प्राप्ति नहीं कर पाएगा ऑन हिज ओन, तो हम हमारा खुद का निर्माण टाल देते हैं। वी आर एक्चुअली डिलेइंग अवर ओन साल्वेशन एंड वी विल हेल्प अदर्स। हम दूसरे लोगों की सेवा करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया सर। वेयर एस ये जो हीनयान ट्रेडिशन है उसमें अरहत अपना खुद का निपटाते हैं और फिर अपने निर्वाण के ऊपर चले जाएंगे सर, है ना। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो महायान ट्रेडिशन में आप देखोगे तो एक कंसेप्ट निकल के आएगा बोधिसत्व का। ये बोधिसत्व बहुत पॉपुलर हुए क्योंकि ये लोगों की सेवा करते थे, इनडायरेक्टली लोगों को दुख से दूर निकालते थे। जैसे बुद्ध भी बोधिसत्व थे ना अल्टीमेटली, तो बुद्धा हिमसेल्फ वाज अ बोधिसत्व ओनली, है ना। बुद्ध भी यही बताते हैं ना लोगों को सर, है ना, कि भाई देखिए मैं आपकी दुख दूर करूंगा, आई विल ट्राई टू हेल्प आउट एंड सॉर्ट आउट योर सॉरोज ऑफ द लाइफ। आपके जीवन में जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, सॉरोज है, वो मैं दूर करूंगा सर। यहाँ यही ट्रेडिशन आपको दिख रहा है सर, है ना। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो कहानी क्या है कि ये बोधिसत्व का कांसेप्ट बहुत पॉपुलर हुआ। किसमें हुआ, महायान ट्रेडिशन में। हीनयान में अरहत बनने का ट्रेडिशन पॉपुलर हुआ। ये अरहत वाले लोग थे जो खुद ज्ञान प्राप्ति करते थे, दे विल अचीव निर्वाण एंड दे विल फिनिश अप देयर लाइफ। बोधिसत्वस एक्चुअली वो लोग थे जो दूसरे की मदद करते हैं, वो कंपैशनेट बीइंग्स थे। एट टाइम्स दे डिले देयर ओन साल्वेशन। एट टाइम्स आप देखने की कोशिश करोगे दे विल डिले देयर ओन साल्वेशन, है ना। ये खुद के निर्वाण के पीछे ध्यान नहीं रखते हैं सर। ये कहते हैं कि भाई मुझे निर्वाण ना मिले तो चलेगा, 4 दिन के बाद मिलेगा तो भी चलेगा, दूसरे का दुख दर्द में सेवा करूंगा। क्योंकि बुद्ध क्या बता के गए थे, लोगों की सेवा करो, ट्राई टू हेल्प आउट अदर्स, बी कंपैशनेट विथ अदर्स, है ना। सिविल सर्वेंट की क्या खासियत होनी चाहिए, सिविल सर्वेंट की खासियत यही होनी चाहिए कि ही शुड बी कंपैशनेट। सिविल सर्वेंट शुड ऑलवेज बी कंपैशनेट। वो लोगों का दुख दर्द समझे वैसा व्यक्ति होना चाहिए सर, है ना। समझे कि नहीं समझे, तो ये बहुत मैटर करता है, दिस मैटर्स द मोस्ट। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। और इन्हीं बेसिस के ऊपर से आप समझने की कोशिश करिए कि पूरी की पूरी जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में 2 संप्रदाय बन के आए, हीनयान और महायान। ये जो हीनयान और महायान 2 संप्रदाय बन के आए, दे बिकेम वेरी पॉपुलर, है ना। 1st सेंचुरी के बाद तो उनका ही बोलबाला चला सर, है ना। फिर मूर्तियां बनती है ये महायान संप्रदाय के ऊपर से सर, है ना। तो इसमें फिर इमेजेस बनने शुरू होंगे। 3 जगह पे बनते हैं, गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, और उसके बाद कौन सा होगा, अमरावती स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर सर, है ना। तो 3 जगह के ऊपर आपको मूर्तियां दिखेगी। गांधार के अंदर मूर्ति बनती है, मथुरा में, अमरावती के अंदर। क्योंकि महायान में बुद्ध भगवान बन गए थे तो बुद्ध की पूजा अर्चना ये सब कुछ होता था। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, है ना। तो 4th काउंसिल के बाद बुद्धिज्म बहुत ही फैल गया, अलग अलग संप्रदाय के अंतर्गत ही महायान बहुत पॉपुलर हुआ। और फिर हीनयान थे, हीनयान लिमिटेड था। बोधिसत्वस बहुत पॉपुलर हुए, द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व बिकेम वेरी पॉपुलर सर, है ना। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जैसे समय गया, करीबन 5वीं शताब्दी तक आते आए, तो बाय द 5th and 6th सेंचुरी सीई
5वीं और 6ठी शताब्दी तक आते हुए क्या होता है सर, ठीक है, वी कम टू नो कि बुद्धिज्म में एक और संप्रदाय उभर के आया जिसका नाम था वज्रयान संप्रदाय। कौन सा था नाम? नाम याद रखेगा खाली, वज्रयान संप्रदाय। अब व्हाट इज वज्रयान? ये वज्रयान क्या है सर, है ना? तो भारत में उस समय के दौरान बहुत सारी तंत्र मंत्र की परंपरा चलती थी, तांत्रिक प्रैक्टिसेस कहते हैं। आज की तारीख में भी आपने देखा होगा ना, चकली बना दूंगा तेरे को, है ना, ऐसा नहीं कहते, लोगों के पास ऐसा पावर है। तो कहा गया है कि ये वज्रयान संप्रदाय है, ये बुद्धिज्म के अंदर से करीबन 5वीं शताब्दी, मतलब आज से 1500-1600 साल पहले उभर के आया है। और ये संप्रदाय की खासियत ये रही है, द फीचर्स ऑफ द ट्रेडिशन इज सच दैट, कि इसको फॉलो करने वाले जो लोग हैं, वज्रयानिश ट्रेडिशंस को याद रखेगा सर, ये लोगों के द्वारा इनफैक्ट, है ना, तांत्रिक प्रैक्टिसेस इन बुद्धिज्म को फॉलो किया गया। इसमें मांस मदिरा खाना भी कभी कभी आ जाता था। कभी कभी आप देखोगे तो काइंड ऑफ जो बुद्धा के टीचिंग्स थे उसके अंदर आप देखोगे तो थोड़ा चाइनीज इन्फ्लुएंस आपको, या टिबेटियन इन्फ्लुएंस दिखेगा सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि ये तिब्बत के साइड पे बहुत ही पॉपुलर हुआ। और इस तरह से आप देखिए तो बुद्धिज्म के अंदर अलग अलग संप्रदाय बने। ये संप्रदाय बनते 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 और भी डेवलपमेंट होता है, फिर यूनिवर्सिटीज़ बनने की शुरुआत होगी। एंड यू ट्राई टू सी कि फिर नालंदा बनता है इसी पीरियड के समय पे, कुमारगुप्त उसकी स्थापना करेंगे, हर्षवर्धन फिर बनाएंगे उसको आगे जाके। फिर उसके बाद पाल डायनेस्टी आई, उसने जगदल्ला, सोमपुरी, उदांतपुरी, विक्रमशिला, ये 4 जगह बनाई, नालंदा को उसके अंदर इंटीग्रेट किया। फिर 5 महाविहार बन गए, द 5 बिग यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टैब्लिश्ड, है ना। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करीबन 12th सेंचुरी तक बुद्धिज्म रहेगा। 12वीं शताब्दी में इसका डिक्लाइन होगा। अब डिक्लाइन कैसे होगा उसके ऊपर कल डिस्कस करेंगे। अब चले जाते हैं एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है, क्योंकि आज मैंने पूरा का पूरा बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन पढ़ाया है, मतलब जो भी टॉपिक पढ़ाया है आज बोर्ड के ऊपर पढ़ाया है। ये डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म की जो स्टोरी है, ये यहाँ फ्लो चार्ट में से देखिएगा सर, है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं हट जाता हूँ, आई जस्ट कम आउट ऑन दिस साइड, ओके, क्योंकि आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर समय मिले तो क्योंकि, है ना, इतना इलोबरेटली किताब में नहीं दिया गया है, दिस इज नॉट गिवन, है ना। जैसे ये वाला है, इसका पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला वाला सर, ठीक है, कि आपको एक तो ट्रेंड दिख जाएगा, आपको पूरी टाइमलाइन पता चल जाएगी क्या हुआ सर, ठीक है। उसके बाद इसका भी देख लीजिएगा कि वाई द इमर्जेंस ऑफ न्यू सेक्ट टुक प्लेस, है ना, अलग अलग संप्रदाय क्यों उभर के आए सर, है ना, महापरिनिर्वाण से लेके पूरी कहानी कैसे हुई। 2 संप्रदाय पहले थेरावादी और कौन सा बना, महासंघी का बना। उसके बाद अशोक, और उसके बाद फिर आप देखोगे तो वीसी कनिष्क के समय पे चौथी संप्रदाय बने, और चौथे में क्या बनता है सर, है ना, ये महायान और हीनयान बना सर, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर, है ना। होपफुली आपने ले लिया है, नहीं लिया है इसका ले लीजिए, चलिए सर, है ना, आई विल गिव यू अ मिनट और सो, है ना। क्योंकि मेरे पास भी ऐसा होगा कि आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्लो चार्ट, है ना। मेरा हर एक क्लास में अलग अलग प्रकार का फ्लो चार्ट बनता है सर, इन ईच एंड एवरी क्लास ऑफ माइन, इवन आई ऑल्सो मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो चार्ट सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो फिर वो हर बार फिक्स नहीं होगा कि भाई यही बनेगा, ऐसा ही बनेगा। इससे अच्छा तो इट्स बेटर कि और आज थोड़े हैंड राइटिंग भी थोड़े ठीक है, आप पढ़ पाओगे वैसे हैंड राइटिंग है। कभी कभी तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता था। खैर चलिए सर, ठीक है, एक ये हुआ, एक ये वाला हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, प्लीज ट्राई टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एज वेल सर, है ना। तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड होल सी दिस। और उसके बाद इसका ले लीजिएगा सर, है ना, महायान हीनयान का डिफरेंस क्या है, और फाइनली वज्रयान ट्रेडिशंस, ये वाला सर, है ना। चलिए, तो होपफुली आपने ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं द न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, महायान ट्रेडिशंस कैसे बना, एनसीईआरटी क्या कहती है उसके ऊपर सर, ठीक है। अब देखिए कि बाय 1st century CE देयर इज एविडेंस ऑफ चेंजेस इन बुद्धिस्ट आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। मैंने आपको बताया कि बुद्ध के विचारों के अंदर अलग बदलाव आया। The early Buddhist traditions has given great importance to self effort। बुद्ध ने क्या कहा था कि खुद प्रयत्न करिए in achieving निर्वाण, मतलब you can be a bodhi in yourself। आप खुद के दम के ऊपर ही बोधि बन सकते हो, आपको बाहर कोई जाने की आवश्यकता नहीं है सर, ठीक है। और बुद्ध वॉज रिगार्डेड एज अ ह्यूमन बींग, बुद्ध को हमेशा ह्यूमन बींग के रूप में कंसिडर किया गया है।
हु अटेन निर्वाण एंड एनलाइटनमेंट थ्रू हिज ओन एफर्ट्स, वो खुद के प्रयत्न के ऊपर इनफैक्ट बने हैं सर, समझे कि नहीं समझे। तो इनिशियली बुद्ध को ऐसे ही कंसिडर किया गया है सर, ठीक है। हाउएवर द आइडिया ऑफ सेवियर इमर्ज्ड, मतलब आप देखोगे तो धीरे धीरे जैसे समय आगे गया तो काफी लोगों ने कहा कि भाई बुद्ध जो है वो सेवियर है, बुद्ध हमारे काइंड ऑफ एक ऐसे व्यक्ति है जो सोसाइटी को एक दिशा दिखाने आए हैं, एक नए व्यक्तित्व के रूप में उनका डेवलपमेंट हुआ है सर, ठीक है ना। सो हाउएवर ग्रेजुअली द आइडिया ऑफ सेवियर इमर्ज, है ना, कि एक एक वो पालनहारे तुम आ गए हो, अब तुम दुनिया को नई दिशा दिखाओगे सर, है ना। इट वॉज बिलीव दैट ही वॉज वन ऑफ द वन हु कुड एंश्योर साल्वेशन, मतलब ये है कि अब लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए बुद्ध भगवान के रूप में कंसीडर किए गए हैं सर, ठीक है। एंड इन सब कंडीशंस के अंतर्गत आप देखोगे तो एक कंसेप्ट आया बोधिसत्व का। कौन है बोधिसत्वस? तो मैंने आपको बताया बोधिसत्वस वर दोज पीपल जो दुनिया की मदद करेंगे इन डिलेइंग देयर ओन साल्वेशन बट हेल्पिंग अदर्स, समझे कि नहीं समझे, है ना। सो बोधिसत्वस वर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग्स, ऐसे लोग जो लोगों के दुख को और दर्द को समझ पा रहे हैं सर, है ना। कंपैशनेट, करुणा वाले लोग, है ना। हम कहते हैं ना कि करुणा रखिए सर, है ना, एटलीस्ट ट्राई टू हैव कंपैशन विद अदर्स। देखिए हमदर्दी कहते हैं उसको, हमदर्दी, सादी भाषा में हम कहते हैं कि हमदर्दी सर, है ना। लोगों का दुख समझ पाए, लोगों की जो पीड़ा है वो समझ पाए सर, है ना। ब्यूरोक्रेट शुड हैव कंपैशन, ब्यूरोक्रेट कंपैशन नहीं रखेगा तो क्या करेगा सर, है ना। तो फिर कॉमन मैन का दुख समझ ही नहीं पाएगा, और कॉमन मैन का दुख नहीं समझ पाएगा अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए भी डेट्रीमेंटल रहेगा सर, है ना। इट विल नॉट बी गुड फॉर द सोसाइटी एज वेल, है ना। तो कहानी क्या चलती है, साइमल्टेनियसली द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व आल्सो डेवलप्ड, ये बोल रहा है। Bodhisattvas were perceived as deeply compassionate beings who accumulated merit through their efforts, but used this not to attain nirvana and thereby abandon the world, but to help others. ये दूसरे की मदद करने के लिए रुक गए। ये वो लोग थे जो बेसिकली लोगों की हेल्प करने के लिए अपने खुद का निर्वाण टाल रहे हैं। क्यों टाल रहे हैं? क्योंकि इनका मानना ये है कि कॉमन मैन जो है ही वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्राइसिस ऑफ लाइफ। तो बुद्धिज्म के अंतर्गत जब फर्स्ट सेंचुरी का पीरियड आया, मतलब ये मैंने बताया कनिष्क का पीरियड दर चल रहा है सर, है ना। इस पीरियड तक आते आते बुद्धिज्म एक नई दिशा ले रहा है सर, समझे कि नहीं समझे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि काफ़ी लोग बुद्ध की मूर्तियाँ बनाना शुरू करते हैं, बोधिसत्व की मूर्तियाँ बनाना शुरू करते हैं सर, ठीक है। वर्शिप ऑफ इमेजेस स्टार्टेड, और कहते हैं कि बुद्ध भगवान है सर, गेटिंग माय पॉइंट। इन सब कंडीशंस के दौरान हमको पता चला कि एक संप्रदाय निकल के आया जिसका नाम है महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय का मतलब द ग्रेट व्हीकल, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया सर, है ना। मैंने हर एक चीज़ डिस्कस की है, अभी स्लाइड्स में से फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो एनसीईआरटी के अंदर उसको मैंने बहुत डेप्थ में किया। अब एनसीईआरटी ने ये जो न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस की आगे की कहानी है ना वो निपटा दी सर, है ना। बट एज अ टीचर मेरा एक कर्तव्य होता है कि मैं आपको इनको समझाओ कि ये महायान और हीनयान रातों रात आए नहीं है सर, ठीक है। महायान और हीनयान आए हैं ये संघ के परिणाम के स्वरूप से, है ना। कि ये जो फर्स्ट काउंसिल हुई, सेकंड काउंसिल में थेरावादी निकल के आए और महासंघिका निकल के आए। थेरावादी महासंघिका के बाद टोटल 18 सा संप्रदाय आए, देयर आर 18 सेक्ट दैट इमर्ज। और इसके बाद आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो देन वी कम टू नो अबाउट द महायान एंड द हीनयान सर, है ना। तो बहुत सारे ट्रेडिशंस हुए हैं, बहुत सारा टाइम लगा है इसको बनने में सर, है ना। तो एनसीईआरटी में तो क्या है कि पूरा 2 पैराग्राफ दे दी। अब बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, वो दिखता है, वो पढ़ रहा होता है, बोले अच्छा ये बीच में नया संप्रदाय कैसे बन गया सर, तो उनको समझ में नहीं आता है। एट टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स रीडिंग द एनसीईआरटी बिकॉज दे डू नॉट नो द क्रोनोलॉजिकल एडवांसमेंट, दे डू नॉट नो द क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट एज वेल, है ना, कि कैसे कैसे स्टेज बाय स्टेज चीज़ें आगे बढ़ रही है। इसमें और भी चीज़ें हैं सर, है ना, देर आर मल्टीपल थिंग्स। ये तो मैंने आपको ब्रीफ डिफरेंस बताया है हीन यान महायान का, इसके ऊपर आप चाहोगे तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ सर, है ना। बट फिर यहाँ एनसीईआरटी का वो क्रक्स कर रहे हैं, हम लोग समरी वर्जन कर रहे हैं एनसीईआरटी का, डेप्थ के अंदर ही कर रहे हैं पर समरी सेंट्रिक डेप्थ कर रहे हैं इसके लिए सर, है ना। बट स्टिल ऐसा होगा तो भविष्य में आप मेरे प्लस कोर्सेज के ऊपर आएगा तो यूल कैन एंजॉय ऑल दिस थिंग्स, ओके। खैर, तो होता क्या है कि इमेजेस बनने शुरू हुए बोधिसत्वस की, बुद्ध की, और इसी को ही महायान कहा गया, द ग्रेट व्हीकल कहा गया। Those who adopted this belief described the older tradition as हीनयान। तो जो पुराने लोग थे, जो बुद्ध को अभी भी सेवियर के रूप में नहीं मानते थे, जो बुद्ध को गॉड के रूप में नहीं मानते थे, जो बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं करते थे, उनको कहा गया ये तो बहुत ही छोटे लोग हैं सर, है ना, अब इनका कोई ज़्यादा प्रोमिनेंस है नहीं, अब ये लोगों का वो है ना टाइम नहीं चलेगा सर, है ना। और धीरे 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 बुद्ध भगवान बन गए। बुद्ध भगवान बन गए तो इनकी मूर्तियाँ भी बनती है सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना।
तो आप देखोगे तो फिर बुद्ध की इमेज बननी शुरू हो गई मथुरा के अंदर। अब आप देखिए बुद्ध को आर्टिस्ट ने कैसे दर्शाया है। हाँ, कैन यू सी बुद्ध इज स्टैंडिंग ओवर हियर। बुद्ध अभय मुद्रा में है, ही इज एक्चुअली इन द अभय मुद्रा। अभय मुद्रा समझक नहीं समझे, है ना, ठीक है, कि बुद्ध इज एक्चुअली ट्राइंग टू गिव सम काइंड ऑफ आशीर्वाद, है ना, डोंट फियर व्हेन गॉड इज हियर। आप शिव जी की मूर्ति देखिए कि नहीं देखिए, नटराज में शिव जी यूं खड़े होते हैं सर, है ना, तो इन दिस नटराज ऑल्सो शिव जी इज एक्चुअली शोइंग द अभय मुद्रा एज वेल, है ना, समझे कि नहीं समझे ना, पीछे 2 हाथ और भी होते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। आप देखिए कि इमेजेस की क्या इंपॉर्टेंस है। अपने आर्ट एंड कल्चर के कोर्स में आइए, मैं आपको गलत नहीं कहूँगा। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हम यहाँ ब्लैबरिंग कर रहे हैं ना, काइंड ऑफ फॉल्स मार्केटिंग, एक शब्द आता है कमेंट्स के अंदर। बेटा फॉल्स मार्केटिंग करना होता तो इनफैक्ट, है ना, एजुकेशन के अंदर क्यों करते, कुछ और ना कर देते सर, समझे कि नहीं समझे। हमारा कर्तव्य है हम पढ़ाएं, और एनसीईआरटी को ही पढ़ाएं। एनसीईआरटी के अंदर से जो एक्सट्रैक्ट करके उसकी जो थीम है उसके साथ उसको डेप्थ के अंदर पढ़ाएं सर। सो एट टाइम्स देखिए कि यहाँ शायद व्यूज प्लस माइनस हो जाते होंगे, क्योंकि लोगों को क्या क्या एंटरटेनमेंट ज़्यादा चाहिए आजकल, है ना, कि पढ़ाते पढ़ाते जोक आ जाए, शायरी आ जाए, वो पढ़ाते पढ़ाते क्या कहते हैं कि गप्पा मस्ती हो जाए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। बट वो अल्टीमेटली आपके लिए नुकसानकारक है, हमारे लिए तो कुछ नहीं है सर, ठीक है। हम भी कल से शायरी बोल के यहाँ लिख के आएंगे, बता देंगे आपको सर, वो व्हाट इज़ द पॉइंट, हो के फिर पढ़ाने की जगह बाकी सारे बकवासी हो जाएगी सर, है ना। तो जहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, याद रखिएगा आप वो पढ़ नहीं रहे हो, यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। तो एटलीस्ट आप ये सब चीज़ें यहाँ देखिए सर, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ। अभी परसों के लेक्चर के बाद ही एक स्टूडेंट ने यहाँ कमेंट भी डाला था कि उसने वो यूके पीएससी या यूपी पीएससी का कोई एग्ज़ाम दिया था, और कहा कि सर क्लास के यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एनसीईआरटी, उसमें से उसके क्वेश्चन सॉल्व हुए सर, है ना। तो दिस थिंग शोज दी अंडरस्टैंडिंग कि भाई क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पा रहे हैं इतना बेसिक करने के बाद भी। आप मेरे प्लस के ऊपर आओगे तो वहाँ तो आप बहुत ही एडवांस कोर्सेज चलेंगे सर, है ना, तो यू विल एंजॉय एक्चुअली सर द एडवांस कोर्सेज। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। क्या बात कहानी ये चल रही है कि बुद्ध की मूर्तियाँ बनती है, क्योंकि ये सब की सब महायान ट्रेडिशंस की है। जहाँ इमेज वर्शिप आएगा ना, याद रखिएगा वो सब महायान ट्रेडिशन है। तो बेसिकली ये जो हीनयान वाले लोग थे, ये क्या करते थे सर, है ना, ये बुद्ध को अभी भी टीचर के रूप में, संत के रूप में कंसीडर करते थे। तो बुद्ध को सिंबल्स के रूप में ये लोग याद रखते। अब सिंबल्स कौन से थे, मैंने 5 सिंबल्स पढ़ाए थे, याद आया आपको। और सिंबल्स के अंतर्गत मैंने आपको ये भी बताया था कि स्तूप इज द बिगेस्ट सिंबल फॉर दी हीनयान ट्रेडिशन। तो जितने लोग हीनयान वाले थे ना, ये बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाते थे सर, है ना, ये हमेशा स्तूप बनाते थे। ये हीनयान को ही थेरावाद भी कहते हैं सर, समझे कि नहीं समझे। थेरावाद का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया, जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, जो ओल्ड स्कूल है सर, है ना, ओल्ड स्कूल है, जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, जो अशोक के समय पे डेवलप होनी शुरू हो गई थी सर, उसी को ही थेरावाद या इसी को ही लेटर पीरियड में हीनयान कहा गया, है ना। तो सपोर्ट ऑफ द महायान रिगार्डेड अदर बुद्धिस्ट फॉलोअर्स एज हीनयान, हाउएवर फॉलोअर्स ऑफ द ओल्डर ट्रेडिशंस डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज थेरावादीन। मैंने आपको बताया that is those who followed the path of the old respected teachers, the theras। theras का मतलब क्या होता है, टीचर्स होता है सर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसका मीनिंग याद रखेगा, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न आते रहते हैं सर, ठीक है। तो हीनयान को ही थेरावादीन कहते हैं। द वर्ड हीनयान इज ऑल्सो नोन एज थेरावादीन। एंड इनफैक्ट थेरावादीन संप्रदाय कब से बन के आ गया था सर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। द थेरावादीन इमर्ज्ड इन द सेकेंड काउंसिल 350 BC में। अशोक आया भी नहीं था सर, है ना, कालवर्मन राजा था तब। शिशुनाग डायनेस्टी हुआ करती थी, ना पता हो तो शिशुनाग डायनेस्टी यूज्ड टू रूल ओवर मगध एट दैट टाइम। बाय द वे मैंने मगध की हिस्ट्री पढ़ाई है ना, एज फार एज आई रिमेंबर आई हैव टॉट यू द हिस्ट्री ऑफ मगध इन द प्रीवियस क्लास। पिछले क्लास में स्टार्ट जो चैप्टर नंबर 2 था ना इसका, गण संघों की कहानी थी, जो महाजनपद बन रहे थे तब, तो तब मैंने मगध की हिस्ट्री भी पढ़ाई थी, आप उसको भी देखिएगा, है ना, प्लीज़ सी दैट एज वेल। खैर चलिए, तो ये पूरी कहानी थी बुद्धिज़्म के अंदर, और फिर उसके बाद बहुत सारे संप्रदाय बने, बहुत सारे बुद्ध की मूर्तियाँ बनती है। ये गांधार की मूर्ति है सर, है ना। ये गांधार के अंदर आप देखोगे बुद्ध को ग्रेको रोमन दर्शाया गया है सर, है ना। सो बुद्ध इज एक्चुअली हाईलाइटेड इन अ ग्रेको रोमन फीचर, समझे कि नहीं समझे। ग्रेको रोमन फीचर का मतलब क्या है कि बुद्ध को बेसिकली आप देखोगे ग्रीक गॉड के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई है। बुद्ध इज एक्चुअली हाईलाइटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रीक गॉड सर, है ना। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग फिनोमिना सर, है ना, कि यहाँ बुद्ध की अलग अलग मूर्ति बन रही थी अलग अलग संप्रदायों के हिसाब से। तो जो महायान थे
उसमें गांधार, गांधार आज का कांधार हो गया, कांधार मतलब आज का अफगानिस्तान सर, है ना। तो इट यूज टू बी अ बुद्धिस्ट साइट एज वेल, वहां से गांधारी और मामा शकुनी भी आए थे। खैर, तो ये पूरी कहानी थी बुद्धिज्म की, अलग अलग संप्रदायों की। होपफुली आपको समझ में आ गया कि क्या डेवलपमेंट हुआ है सर, है ना। और हीनयान को ही थेरावादीन भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया सर, ठीक है। तो ऐसे टोटल आज की तारीख में 3 बड़े बड़े संप्रदाय दिखेंगे। एक महायान दिखेगा, एक हीनयान दिखेगा, तीसरा वज्रयान दिखेगा सर, है ना। पुराने संप्रदाय अब नहीं रहे, अब बेसिकली 3 है सर, ठीक है। अब अभी जितने भी लोग बुद्ध को आइडल वर्शिप करते हैं, अब तो ज़्यादातर क्या है, आइडल वर्शिप पार्ट एंड पार्सल हो गया है सर, है ना। तो बिकॉज आइडल वर्शिप इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी ट्रेडिशंस, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस का पार्ट हो गया है सर, ठीक है। तो अब तो सब जगह पे महायान ही है। इनफैक्ट महायान बिकेम मोर पॉपुलर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आज का चाइना है, जापान है, कोरिया है, वहाँ पे। और श्रीलंका में हीनयान बहुत पॉपुलर हुआ, क्योंकि श्रीलंका में और साउथ ईस्ट एशिया में अशोक ने अपने बेटा बेटी को भेजा था, अगर आपको पता होगा, महामंत्रास बना के। तो संघमित्रा और महिंद्रा को भेजा गया था सर बाय अशोक, एंड दे प्रोपोगेटेड हीनयान ट्रेडिशंस इन श्रीलंका। खैर, तो ये सब पूरी कहानी है बुद्धिज्म की। दिस इज व्हाट द बुद्धिज्म इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा, सर, है ना, यानी कि कल के क्लास में सर, है ना, तो कल मैं आपको फाइनली डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म के ऊपर लेके जाऊंगा सर, है ना। फाइनली मैं आपको डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म के ऊपर लेके जाऊंगा सर, है ना। बुद्धिज्म का डिक्लाइन कैसे हुआ उसके ऊपर चले जाएंगे, एंड देन विल ट्राई टू कंक्लूड दिस टॉपिक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन विल ट्राई टू सी द पौराणिक हिंदुइज्म, प्राचीन भारत में हिंदू धर्म कैसे विकास हुआ, उसके ऊपर चला जाऊंगा सर, है ना। तो अभी तो बाकी है, क्योंकि 3 है ना, जैन, उपनिषद, बुद्धिज्म, वैदिक ट्रेडिशंस, और फिर वैदिक ट्रेडिशन से हिंदुइज्म आया, और पौराणिक हिंदुइज्म, पुराणों के आधारित हिंदू धर्म का विकास। टोटल 18, मतलब ऐसे पुराण की तो बहुत संख्या है, पर 18 ऐसी है जो जिसे हम लोग महापुराण कहते हैं। तो ये जो महापुराण के ट्रेडिशन है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे सर, है ना। तो कल मैं क्या करूंगा, आई ट्राई टू डिस्कस द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। थोड़ा ब्रीफली आपको बता दूंगा, ब्रीफली आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि भाई इसका डिक्लाइन क्या हुआ सर, है ना, किस तरह से इसका डिक्लाइन चलता है, एंड देन आई जंप टू द अदर टॉपिक्स एज वेल। खैर, तो आज इतना ही रखते हैं। लेट अस कंक्लूड दिस सेशन एंड द क्लास टुडे सर, है ना। आज यहाँ पे ही हम लोग सेशन को कंक्लूड करते हैं, और मैं जब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूँगा तो आपको इसके बाद और भी लेके जाऊँगा सर, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा कि बुद्धिज़्म के अंतर्गत किस प्रकार से अलग अलग संप्रदाय बने, और ये संप्रदाय बनने के कारण ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बुद्धिज़्म थोड़ा कमज़ोर हो गया सर, है ना। सो व्हाट हैपेंड कि आफ्टर दिस डिफरेंट सेक्ट इमर्ज, जो अलग अलग प्रकार के संप्रदाय बन रहे थे बुद्धिज़्म में सर, है ना, ये संप्रदायों के बनने के कारण वी डू गेट इंस्टेंसेस कि यहाँ पे इनफैक्ट जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस थे, इन्हीं के अंदर से वी सी दैट मल्टीपल वेरिएशंस टुक प्लेस, और वही वेरिएशंस के कारण फिर बुद्धिज़्म की जो पॉपुलैरिटी है वो वीन आउट हो जाती है, मतलब वो कमज़ोर हो जाएगी। खैर, तो ये पूरी स्टोरी है यहाँ पे। यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट मैंने आपको बताया अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की खासियत अभी ये आई है, वो है रेज योर हैंड। और वो क्या है सर, वो आप लाइव क्लास पूछ सकते हो, और बेसिकली इट इज़ मच बेटर देन ऑफलाइन। मतलब आप सीधा हमारे साथ बात कर सकते हो ड्यूरिंग द सेशन, लाइव क्लास के अंदर ही, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं सर, है ना। तो आज यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। इफ यू आर विलिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन, you are most welcome, and you can use this code PN Live, get 10% off on the fees, and I'll see you in my live classes. Raise your hand जरूर से करिएगा जब क्लास ज्वाइन करो तब, है ना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। मैं आपको कल के क्लास के अंदर मिलूंगा। टिल देन कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।